इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 14.5 दी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, हेडिंग 14.6 एम्फीबोलिक पाथवे एंड हेडिंग 14.7 रेस्पिरेटरी क्यूशेंट को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.5 दी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। दी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट प्रत्येक ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनने वाले नेट एटीपी की कैलकुलेशन करना अब पॉसिबल है, बट रियलिटी में यह एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज ही रह गया है। यह कैलकुलेशन कुछ निश्चित अजम्पशन के आधार पर ही की जा सकती है। यह एक सीक्वेंशियल, अच्छी तरह व्यवस्थित तथा फंक्शनल पाथवे है, जिसमें एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए साइकिल तथा ईटीएस पाथवे एक के बाद एक आते हैं। ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसाइज होने वाला NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। पाथवे के कोई भी इंटरमीडिएट दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन के उपयोग में नहीं आते हैं। रेस्पिरेशन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। कोई दूसरा अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट पाथवे के किसी भी इंटरमीडिएटरी स्टेज में प्रवेश नहीं करता। हालांकि इस प्रकार के अजम्पशन लिविंग सिस्टम में रीडली वैलिड नहीं होते हैं। सभी पाथवे एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं। पाथवे में सबस्ट्रेट आवश्यकता अनुसार बाहर व अंदर आ जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार एटीपी का उपयोग हो सकता है। एंजाइमेटिक रिएक्ट को कई मेथड द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी यह एक्सरसाइज करना यूजफुल है, क्योंकि लिविंग सिस्टम में एनर्जी के एक्सट्रैक्शन एवं स्टोरेज हेतु इसकी इफिशियंसी एप्रिसिएबल है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एटीपी के 36 मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है। अब हम फर्मेंटेशन तथा एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करें। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यह कम्प्लीटली CO2 एंड H2O में टूट जाता है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनने के दौरान एटीपी के 2 मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी के अधिक मॉलिक्यूल बनते हैं। फर्मेंटेशन में NADH का NAD पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्लो रेट से होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में यह रिएक्शन फास्ट होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.6 एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में। एम्फीबोलिक पाथवे ब्रीदिंग के लिए फेवर्ड सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है। रेस्पिरेशन में यूज होने से पहले सभी कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। दूसरे सबस्ट्रेट भी रेस्पिरेशन में प्रयोग हो सकते हैं, किंतु रेस्पिरेशन के पहले स्टेप में यूज नहीं होते हैं। फिगर 14.6 को देखिए कि डिफरेंट सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ उपयोग होते हैं। फैट सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में टूट जाता है। यदि फैटी एसिड रेस्पिरेशन में यूज होता है तो वह पहले एसिटिल कोएंजाइम A बनकर पाथवे में एंटर करता है। ग्लिसरॉल पहले PGAL में कन्वर्ट होकर रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। प्रोटीन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा डिग्रेड होकर अमीनो एसिड बनाते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड डीएमिनेशन के बाद अपने स्ट्रक्चर के बेस पर क्रेब साइकिल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में एंटर करता है। चूँकि रेस्पिरेशन के दौरान सबस्ट्रेट टूटते हैं, अतः रेस्पिरेटरी प्रोसेस परंपरागत रूप से कैटाबॉलिक प्रोसेस है तथा रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबॉलिक पाथवे है। किंतु क्या आप इसे ठीक समझते हैं? अब डिस्क्राइब्ड डिफरेंट सबस्ट्रेट एनर्जी हेतु रेस्पिरेटरी पाथवे में कहाँ एंटर करते हैं, यह जानना इम्पोर्टेंट है कि ये कंपाउंड्स एबव सबस्ट्रेट बनाने के लिए रेस्पिरेटरी पाथवे से अलग होंगे। रेस्पिरेटरी पाथवे में सबस्ट्रेट के रूप में यूज होने से पहले फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम A में ब्रेक हो जाता है। जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड को सिंथेसाइज करना होगा तो वह एसिटिल कोएंजाइम A को रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ कर सकता है। फैटी एसिड के सिंथेसाइज तथा ब्रेकडाउन के दौरान रेस्पिरेटरी पाथवे का यूज होता है। इसी प्रकार प्रोटीन की सिंथेसिस तथा ब्रेकडाउन के दौरान भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट लिंक बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रेकिंग डाउन को कैटाबॉलिज्म तथा सिंथेसिस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। चूँकि रेस्पिरेटरी पाथवे में कैटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म दोनों ही होते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहना उचित होगा, न कि कैटाबॉलिक पाथवे। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 14.7 रेस्पिरेटरी क्यूशेंट के बारे में। रेस्पिरेटरी क्यूशेंट। अब रेस्पिरेशन के दूसरे पक्ष को देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है एंड CO2 रिलीज्ड होती है।
रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हुई CO2 तथा कंज्यूम्ड ऑक्सीजन के रेशियो को रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ या रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं। RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। RQ रेस्पिरेशन के दौरान यूज होने वाले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। जब कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के रूप में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होता है, क्योंकि CO2 व O2 इक्वल अमाउंट में इवॉल्व तथा कंज्यूम होते हैं, जैसा कि इक्वेशन में है। C6H12O6 प्लस 6O2 मिलकर बनाते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। RQ इज इक्वल टू 6CO2 अपॉन 6O2 इज इक्वल टू 1। जब फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होते हैं तो RQ 1 से कम होता है। फैटी एसिड ट्राइपामिटिन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 0.7। जब प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज होता है तब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 0.9 के लगभग होता है। प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है 0.9। यहाँ यह जानना अति महत्वपूर्ण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अक्सर एक से अधिक होते हैं। प्योर प्रोटीन व फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में कभी यूज नहीं होते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।